कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, इस देश को धार्मिक ध्रुवीकरण और चंद पूंजीपतियों के हाथों में जाने से बचाने के लिए एनडीए गठबंधन को हराने के लिए भारतीय गठबंधन का मजबूत होना जरूरी है। अब मुझे नहीं पता कि किस पर क्या दबाव है, क्या सच्चे या झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, किसकी क्या मजबूरियां हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि आज भारतीय गठबंधन की बैठक होगी और हम पूरी दृढ़ता के साथ चंद पूंजीपतियों को हिंदुस्तान को बेचने की कोशिश नहीं करने देंगे। हम देश को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। अगर कोई कमजोर होकर हटना चाहे तो हम कुछ नहीं कहेंगे। इस देश को सांप्रदायिकता से, इस देश को धार्मिक ध्रुवीकरण, इस देश को चंद पूंजीपतियों के हाथों इसकी संपदा को बिकने से बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत होना जरूरी है कि वो एनडीए गठबंधन को हटा सके। अब किस पर क्या दबाव है, धीरे धीरे तमाम घोटाले, तमाम आरोप सच्चे झूठे लग रहे हैं। किसकी क्या मजबूरियां हैं उस पर मैं नहीं जानता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन की बैठक आज होगी। हम पूरी दृढ़ता के साथ हिंदुस्तान को बेचने की कोशिश चंद पूंजीपतियों को मोदी जी की इजाज़त से, जिस तरीके से पहलगाम के अभी हत्यारे घूम रहे हैं, हम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाए और ये रहस्य गहराता जा रहा है कि क्या जमीन ने उनको निगल लिया या आसमान खा गया उनको। बहुत साफ कहना चाहता हूँ, बिहार में जो नोटबंदी हो रही है, विदेश नीति में हम अलग थलग अकेले पड़ गए हैं। ये सारे सवाल जो देश हित में हैं, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, बिकता हुआ हिंदुस्तान, इंडिया गठबंधन आपसी सहमत के आधार पर आपस में विचार विमर्श करके आज बैठक होगी और हम देश को बचाने के लिए अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। कोई कमजोर होकर अगर हटना चाहे तो हम कुछ नहीं कहेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, हरियाणा मेरी जन्मभूमि है, दिल्ली मेरी कर्मभूमि है। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास था, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ आकर अपनी मातृभूमि को नमन करना चाहिए। पूरे परिवार ने मुझे इतना स्नेह दिया है और आज यहाँ इतनी सारी योजनाओं का उद्घाटन है। मेरे गांव में सौगातों की बाढ़ आ गई है। इतनी सारी योजनाएं देकर मैं हरियाणा सरकार का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करती हूँ, जो लगातार हरियाणा में इतना सुंदर काम कर रहे हैं और उन्होंने हमारे गांव के लिए जो किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। देखिए, हरियाणा मेरी जन्मभूमि है, दिल्ली मेरी कर्मभूमि है। तो आज का दिन मेरे लिए विशेष था, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ आकर के अपनी उस मातृभूमि को भी प्रणाम करना चाहिए जिसमें मैंने जन्म लिया। और इस परिवार ने, आदरणीय भाई नायब सिंह सैनी जी ने और मेरे हरियाणा के पूरे परिवार ने मुझे इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद दिया है और आज इतनी सारी योजनाओं के उद्घाटन यहाँ पर रखे हैं और पूरे मेरे गांव को लबालब सरोवर कर दिया है, उपहार दे करके, इतनी योजनाएं दे करके। मैं दिल की गहराई से हरियाणा सरकार, मेरे बड़े भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करती हूँ, जो लगातार इतना सुंदर कार्य हरियाणा में कर रहे हैं और हमारे गांव के लिए जो उन्होंने किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के स्वास्थ्य पर जन स्वराज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा, आरा के रमना मैदान में बदलाव जनसभा का आयोजन किया गया था। वहां रोड शो के दौरान भीड़ के कारण गाड़ी के दरवाजे और गाड़ी के बीच दब जाने से उन्हें पसलियों में दर्द महसूस हुआ। फिलहाल वे अपने घर पर आराम कर रहे हैं। उन्हें रिकवरी में थोड़ा समय लगेगा। वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उनको बस थोड़े आराम की जरूरत है। आरा में जनसभा जो थी, बदलाव सभा, रमना मैदान में, वहाँ पर जाते समय रोड शो के दौरान गाड़ी के दरवाजे और गाड़ी की बॉडी के बीच में दब जाने से भीड़ के कारण उन्हें पसलियों में काफ़ी दर्द हुआ और मतलब दर्द काफ़ी तेज़ था। इसलिए उनकी स्थिति कैसी है? या अभी हम यहाँ पे उनके घर पे शेखपुरा हाउस में हैं और वो आराम कर रहे हैं। आरा में ही उनका एक्सरे वगैरह करवाया गया था
सब कुछ ठीक? पसलियों में कोई क्रैक या कोई फ्रैक्चर नहीं है। ये एक गहरा चोट है और चूंकि सेंसिटिव एरिया है इसीलिए रिकवरी में थोड़ा समय लगेगा। भी वो कहारते भी दिखे, लोगों की आशंका भी थी कि कहीं हाँ, पर बेसिकली ये कंफर्म कर लिया गया है कि कोई फ्रैक्चर नहीं है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनको थोड़े आराम की ज़रूरत है जिससे कि पेन सबसाइड हो जाए। मेरा ख्याल से आगे के कार्यक्रम के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। कार्यक्रम मोतिहारी या फिर चंपारण में जो है वो जारी रहेगा? मेरे ख्याल से रात भर में उनको इनफ रेस्ट मिल जाएगा और बाकी की चीज़ें कल सुबह डिसाइड करेंगे। राज ठाकरे के मुंबई के समुंदर में डूबो के मारेंगे से लेकर निशिकांत दुबे के पटक पटक के मारेंगे वाले बयान पर शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा, यह पटक पटक के मारना, डूबा डूबा के मारना क्या है? इस मानसिकता से बाहर निकलें और हमें महाराष्ट्र के लिए अपना विजन प्लान बताएं। आप महाराष्ट्र के लिए क्या करना चाहते हैं? गुंडागर्दी की ये राजनीति कहीं काम नहीं करती है। आज हमें यह समझना होगा कि हम एक विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इस पर रचनात्मक बयान दें। ये मरना पीटना, घुस के कानून को अपने हाथ में लेना किसी को शोभा नहीं देता। क्या है ये पटक पटक के मारना, डुबा डुबा के मारना? ये जो मनस्थिति है इसके बाहर निकल के आप बताइए कि आपका विजन प्लान क्या है महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के लिए आप क्या करना चाहते हैं? ये गुंडागर्दी की राजनीति कहीं भी नहीं चलती है और आज हमें ये समझना है कि एक विकसित महाराष्ट्र की तरफ, एक विकसित भारत के तरफ हम जा रहे हैं। वहां आप सक्रिय टिप्पणी कीजिए। ये मारना पीटना, घुस के कानून को अपने हाथ में लेना किसी को शोभा नहीं देती है और खास तौर से राजनीतिक दृष्टि से कोई भी नेता हो, उनको एक आदर्श मानते हुए उनके विचार के ऊपर लोग वोट करते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, प्रधानमंत्री जब सौगात लेकर आ रहे हैं तो उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। वे बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है तो ये सभी जानते हैं कि ये राज्य सरकार का विषय है। ऐसे में प्रधानमंत्री को चिंता नहीं है, ये कहना जायज नहीं है। जिस तरीके से हाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, जिस तरीके से पारस अस्पताल में घुसकर हत्या की गई, इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता है। हकीकत यह है कि एक भी घटना होती है तो प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी। एडीजी इस प्रकार की बात कतई नहीं कह सकते हैं कि बरसात से पहले इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। आप अन्नदाता पर इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। राज्य सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि बिहार की जनता में सुरक्षा का भाव आए। देखिए, प्रधानमंत्री जब सौगात लेकर आ रहे हैं उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। वो बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। जहां तक रही लॉ एंड ऑर्डर की बात, ये संघीय ढांचे में, फेडरल स्ट्रक्चर में हर कोई जानता है कि पूर्णतः ये राज्य सरकार का विषय आता है, ये राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है। ऐसे में प्रधानमंत्री को चिंता नहीं है, कतई ये बात जायज़ नहीं है। बट हाँ, ये चिंता हम सबकी भी है। जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसका बारे में शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस तरीके से पारस हॉस्पिटल में घुसकर, कमरे में घुसकर दिन दहाड़े 5 शख्स घुसते हैं और दिन दहाड़े गोलियों की बौछार कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में ये घटनाएं पहले नहीं हुई है। जो लोग जंगल राज जिनके नेतृत्व में होता था, आज जब वो हम लोग पे उंगली उठा रहे हैं तो उनसे पूछने की ज़रूरत है कि 98 में पीएमसीएच में भी इसी तरीके से गोली चली थी और उस वक्त के मंत्री, उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वो मंत्री थे, उस वक्त घुस के उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त किसकी सरकार थी? इन्हीं की थी ना। पर ना उस वक्त की इस घटना को जायज़ ठहराया जा सकता है, ना आज की इस घटना को जायज़ ठहराया जा सकता है। हकीकत ये है कि अगर एक भी आपराधिक घटना होती है तो प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके की बातें कतई नहीं कह सकते हैं कि भाई बरसात के से पहले इस तरीके की घटनाएं होती है। क्यों? क्योंकि किसान खाली बैठा रहता है। भाई जो अन्नदाता है हमारा, आप उसके ऊपर इस तरीके का आप आरोप लगा रहे हैं। और ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप लीपापोती कर रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से आप भागने का कार्य कर रहे हैं, जो कि कतई स्वीकार्य नहीं है। आपकी जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी आपको लेनी होगी और राज्य सरकार को भी इसमें और ज्यादा मुस्तैदी से सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम और कुछ नहीं तो बिहार में सुरक्षा का भाव, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हर बिहारियों के भीतर दे। ये जिम्मेदारी प्रशासन सरकार की बनती है।
क्योंकि लगातार आप भी आपराधिक घटनाओं पर सवाल। जिम्मेदारी जवाबदेही तय होनी चाहिए, मैं पहले ही इस बात को कह चुका हूं। और प्रशासन, कल भी हम लोग गए थे वैशाली में, एक घटना घटी है जिस तरीके से एक छोटी सी बच्ची 1 महीने 13 दिन तक वो बच्ची लापता रहती है। स्थानीय प्रशासन की पूरी मिली भगत है कि भाई 1 महीने 13 दिन तक आप उस बच्ची को आप ढूंढ नहीं सकते हैं क्या? उसके मोबाइल फोन से क्या उसकी लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता था? अगर ये लोग चाहते तो क्या ये लोग नहीं कर सकते थे? गाज गिरी है छोटे अधिकारियों पर, थाना लेवल के अधिकारियों को वहां पे बर्खास्त किया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि जितने बड़े अधिकारी हैं वो भी इसमें लिप्त थे। तो ऐसे में जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, आपराधिक घटना इसी तरीके से घटती। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने जुलाना स्थित PWD गेस्ट हाउस पहुंचे। नायब सिंह सैनी ने कहा, यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हरियाणा की एक बेटी दिल्ली की मुख्यमंत्री है। आज उसका जन्मदिन है, इसलिए वो आज अपने गृहनगर आई है। मैं उसे शुभकामनाएं देता हूं। गर्व की बात है कि हमारी हरियाणा की बेटी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने दिल्ली की राजनीति को बदलने का काम किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में आज रेखा जी का जन्मदिन भी है। आज अपने परिवार में आई हैं और मैं उनका दिल से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। और रेखा जी को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली इनके नेतृत्व में विकास के नए आयामों को छुएगी और हरियाणा में आज आई है। हरियाणा की तरफ से मैं इनका बहुत बहुत स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज्ञा देंगे, हमारा ये सांस्कृतिक हमारे लोगों की एक प्रथा है, जब बेटी घर पे आती है, बेटी का सम्मान वो परिवार के लोग करते हैं। और आज रेखा जी घर में आई है, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है, जो दिल्ली के अंदर एक हरियाणा का नाम भी ऊंचा किया है। मैं इनको बधाई देता हूं और दिल्ली को एक गति से बदलने का काम रेखा जी करें। भाषा विवाद के बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बयान पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, मुझे लगता है कि राज ठाकरे की भाषा बहुत खराब है, अब उनकी कोई राजनीतिक पकड़ नहीं रही, इसलिए उन्होंने उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाया है। अगर हर राज्य के लोग इस तरह की बातें करने लगे तो इस देश में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। मैं राज ठाकरे के बयानों की निंदा करता हूं। मुझे लगता है कि राज ठाकरे अब जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अत्यधिक उग्र भाषा बन गई है। ये हिंदुस्तान है और यहाँ हर भाषा का सम्मान है। अगर मराठी ना बोलने वाले को वहाँ दंडित किया जाएगा तो फिर बिहार जाकर के वहाँ की भाषा ना बोलने वाले को वहाँ के लोग दंडित करेंगे, तो एक तरीके से एनार्की हो जाएगी। राज ठाकरे क्या चाहते हैं? राज ठाकरे को ये स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि राज ठाकरे की राजनीतिक जमीन पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, हिल चुकी है, जिसकी वजह से मजबूर होकर के उनको उद्धव ठाकरे के पास में जाना पड़ा है। और उसके बाद अब वो मराठी भाषा को हथियार बना करके अराजकता फैलाना चाहते हैं। मैं राज ठाकरे के बयान की कड़ी निंदा करता हूँ। सर, इसके अलावा मैं बिहार पर सवाल लेना चाहूंगी। कल पीएम मोदी जी खुद बिहार में थे, इसके साथ साथ उन्होंने वेस्ट बंगाल का भी दौरा किया। दोनों ही जगहों पर उन्होंने टीएमसी को काफी क्रिटिसाइज किया है और आरजेडी को भी बोला कि ये लोग लॉ एंड ऑर्डर स्टेबल नहीं रख पा रहे हैं और इसके साथ साथ जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की वो भी लागू नहीं है। देखिए, जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सवाल है तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ममता बनर्जी केवल एक वर्ग को ध्यान में रख करके वहाँ पर शासन कर रही है। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरीके से चरमरा गया है। अनवांटेड एलिमेंट के अलावा टीएमसी के कार्यकर्ता भी अब वसूली में लग गए हैं, लिहाजा एक अराजकता का माहौल पूरे बंगाल में व्याप्त है। जहाँ तक बिहार का सवाल है तो हमने देखा है कि लालू यादव के राज में और उसके बाद जब तेजस्वी शासन में थे तब किस प्रकार का जंगल राज बिहार में था
और अपराधियों को खुलेआम संरक्षण बिहार में दिया जाता था, जिसका जिक्र सही शब्दों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने केवल लोगों को याद दिलाया है कि ये वो लोग हैं जिनके शासन में जंगल राज था और आज वही लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं। आप सांसद संजय सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, आम आदमी पार्टी का जन्म भाजपा और आरएसएस की वजह से हुआ। अन्ना हजारे एक व्यक्ति थे और अरविंद केजरीवाल का एक एनजीओ था, लेकिन पर्दे के पीछे से ताकत देने वालों में भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, विहिप और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शामिल थे। भाजपा ने उन्हें एक सजाया सवारा आंदोलन और मंच दिया और इसी तरह उनका जन्म हुआ। उनकी विचारधारा भाजपा और आरएसएस की है। अरविंद केजरीवाल दलित विरोधी हैं और सामाजिक न्याय के भी विरोधी हैं। हमारी विचारधाराएं मेल नहीं खाती, लेकिन संविधान बचाने के लिए हम साथ आए। अब ये उन पर निर्भर है कि वे गठबंधन छोड़ना चाहते हैं या नहीं। वे फिर से भाजपा की बाहर से मदद कर सकते हैं। वे भविष्य में फिर से भारत गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके हटने का मतलब ये नहीं है कि भारत गठबंधन कमजोर हो गया है। देखिए, ऐसा है कि बहुत साफ है कि आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दो बड़े मुद्दे थे। एक था कोल घोटाला और दूसरा था G2 स्पेक्ट्रम का घोटाला, और दोनों आरोप लगाए गए थे मनमोहन सिंह जी की सरकार पर और शीला दीक्षित जी के सरकार पर लगाया गया था एशियाड गेम का। और उस समय इन लोगों ने आरोप लगाया था जब एनजीओ हुआ करता था और अन्ना हजारे अकेले आदमी थे और एनजीओ था श्री अरविंद केजरीवाल का। लेकिन ताकत जो पीछे दिया था आरएसएस और बीएचपी और बजरंग दल और बीजेपी ने, और रामलीला मैदान में आंदोलन सजा के दे दिया था, उसी से पैदा हुए। तो इनकी जो विचारधारा है आरएसएस और बीजेपी से मिलती जुलती है। अरविंद केजरीवाल तो आरक्षण विरोधी स्वरूप से रहे हैं और दलित विरोधी रहे हैं। कोई काम ऐसा बताया जो दिल्ली में उनकी सरकार ने किया है, तो सामाजिक न्याय के विरोधी भी हैं। तो विचार से कहीं मेलजोल तो नहीं खाता है, लेकिन हाँ, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग एक साथ आए थे। अब उनकी मर्जी, वो चले जाना चाहते हैं, लेकिन हमने उनका जो पार्टी का जो विचार है वो मैंने रख दिया। तो हो सकता है फिर परोक्ष रूप से बीजेपी को मदद करें, फिर हो सकता है भविष्य में फिर से इंडिया अलायंस के साथ आ जाए, लेकिन उनके जाने के वजह से ये नहीं कि इंडिया अलायंस कमजोर हुआ। महाराष्ट्र विधानसभा में हुए घमासान पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में भाजपा पार्टी में सभी अपराधी हैं। वे अपनी सफाई के जरिए अपराधियों को बचा रहे हैं। ये मशीन है। आप उनके नेताओं की सूची देख सकते हैं। इससे उनकी हिम्मत बढ़ती है और इसीलिए विधानसभा में ऐसी घटना घटी। उसने कहा कि ये मगरूरी आई है, ये मस्तवाल हुए हैं। क्यों हुए हैं? आपकी वजह से हुई। आप जिम्मेदार हैं, भाजपा बीजेपी जिम्मेदार है, देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार है, अमित शाह जिम्मेदार है और नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। जिस तरह से आप अपने पार्टी में सभी प्रकार के क्रिमिनल्स, चाहे हत्यारे हो, चाहे बलात्कारी हो, चाहे लुटेरे हो, हाँ, सबको बुला बुलाकर आप पार्टी में अपने प्रवेश दे रहे हो, आपको ताकत दे रहे हो, आप उनको संरक्षित कर रहे हो, आप आपके वॉशिंग मशीन में डालकर उनको साफ सुथरे करने की कोशिश कर रहे हो, तो हिम्मत तो बढ़ेगी ना। जो अपराधी है उनकी हिम्मत बढ़ेगी। महाराष्ट्र में तो यही हुआ है, सब अपराधी है उनके पार्टी में। आप विधानसभा में एक लिस्ट देखिए, आधे से ज्यादा अपराधी है यहां वहां से जमा करके। तो अगर ऐसे अपराधी आप अपने पार्टी में लेंगे तो उनको मगरूरी और उनकी हिम्मत तो बढ़ेगी। इसलिए तो कल विधानसभा के दरवाजे पे, जहां हाउस है, सभागृह है, सदन है, सदन के दरवाजे में ये हादसा हुआ, गैंग वॉर हो गई। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की नीति कि सभी क्रिमिनल्स हमारे पार्टी में, एक भी बाहर नहीं रहना चाहिए, जेल में भी नहीं रहना चाहिए, ना पुलिस लॉकअप में, बीजेपी के अंदर आने चाहिए सब। इसलिए तो ये हुआ। कल हुए पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में प्रधानमंत्री मोदी के जनसभा संबोधन पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, एक के बाद एक झूठे आरोप उन पर, उनकी केंद्र सरकार पर
या किसी भाजपा राज्य सरकार पर कोई भ्रष्टाचार, कोई कानून व्यवस्था की समस्या, महिलाओं के खिलाफ अपराध या बेरोजगारी, इन पर कुछ नहीं किया गया। वो आगे कहते हैं, आरोप झूठे हैं। पूरा औद्योगिक क्षेत्र बंगाल में निवेश कर रहा है। शीर्ष उद्योगपति बंगाल में निवेश कर रहे हैं। रोजगार बढ़ रहा है। हमारा रोजगार राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। वो कहते हैं, विभिन्न राज्यों में बंगाली भाषी भारतीयों को परेशान किया जा रहा है, इसलिए एक प्रति दबाव है। पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्री के रूप में बंगाल का कोई नेता नहीं था। क्या हमें आज उन्हें बंगाल के बारे में बोलते हुए सुनना पड़ेगा? यह है वो एक के बाद एक फॉल्स एलिगेशंस, और जो एलिगेशंस उनका खुद का खिलाफ जो एलिगेशंस है, उनका सेंट्रल गवर्नमेंट या भाजपा का कोई किसी न किसी स्टेट गवर्नमेंट, कोई करप्शन हो या कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो या क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो, एक के बाद एक हो रहा है। और वो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, उनका तो 22 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए था पर ईयर, 2 करोड़ अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉमिस, बट तो कुछ नहीं हुआ। रोजगार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो बिजनेसमैन यहाँ पे है उनसे पैसे लेती है टीएमसी। ये तो पूरा ना उनका ये जो एलिगेशन है डाहा झूठ है, और इसका रिजल्ट तो हम यहाँ पर मिल रहे हैं। पूरा इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो तो इन्वेस्ट कर रहा है बंगाल में। टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट दे आर इन्वेस्टिंग इन बंगाल। जो एम्प्लॉयमेंट है सब बढ़ चुका है, नेशनल एवरेज की ज्यादा है हमारा एम्प्लॉयमेंट। बंगाली वाला जो मुद्दा है उसको लेकर भी बोला गया है। देखिए वो अभी प्रेशर में है। एक के बाद एक स्टेट में जो बंगाली स्पीकिंग इंडियन के ऊपर जो प्रेशर हैरस कर रहा है, अभी उनका काउंटर प्रेशर हो गया है। इसीलिए आप देखिए, जिस गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर लास्ट 11 इयर्स में बंगाल से एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं किया, उनका पार्टी से ही, उनके मुंह से बंगाल का बात सुनना पड़ेगा। घुसपैठ के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरजेडी और तृणमूल कांग्रेस पर हमला किए जाने के बारे में पूछे जाने पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि देश में अवैध घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? खुद को दलितों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का नेता बताने वाले लालू यादव पटना में 43 बीघा जमीन के मालिक हैं। उन्हें उनके एक काम के लिए याद किया जाएगा। गृह मंत्री रहते हुए एसबी चौहान ने घुसपैठ के मुद्दे पर एक बैठक बुलाई थी। लालू यादव ने कहा था कि हमें गैर भारतीयों को राशन कार्ड सावधानी से जारी करने चाहिए। सीमाओं का अतिक्रमण राजनीति की वजह से है। निश्चित रूप से इस देश के अंदर में घुसपैठ एक महत्वपूर्ण समस्या, इसको कोई नकार नहीं सकता। और घोटाला का इससे बड़ा पर्याय क्या होगा कि दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक का नेता बनने का दम भरने वाला लालू यादव केवल पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर का मालिक है। कौन होगा बिहार में पिछड़ा वर्ग का, पटना में, या दलित वर्ग का, या अल्पसंख्यक समुदाय का? किसी के पास होगा 43 बीघा जमीन? और लालू जी उस काम के लिए याद किए जाते रहेंगे कि संभवतः 2009 में जब इनकी सरकार थी बिहार में, एसबी चौहान ने केंद्रीय गृह मंत्री के स्तर पर बैठक बुलाई थी घुसपैठ के सवाल पर। और लालू यादव का मेरा वो बयान का अखबार का कतरन मेरे पास उपलब्ध है, जिसमें लालू यादव ने यह कहा था कि गैर भारतीयों को राशन कार्ड देने में सतर्कता बरतनी चाहिए। भाई, गैर भारतीयों को राशन कार्ड कैसे मिल जाएगा भाई? ये कैसा राजपाट चल रहा था? और आज भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खुला हुआ है। ये चुनौती है, इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। 89 में पहचान पत्र देने का को कहा गया था, वह नहीं दिया गया। लालू जी ने तो एक कदम आगे बढ़ के कहा कि ये सबको राशन कार्ड देने में सतर्कता बरतनी चाहिए। न राशन कार्ड की पात्रता है विदेशी के पास। तो ये देश के अंदर में जो देश की सीमा का अतिक्रमण हुआ है, यह भी राजनीति के भेंट चढ़ गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कांवड़ यात्रा पर टिप्पणी पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, कोई भी कांवड़ यात्रियों को आतंकवादी नहीं कह रहा है, सिर्फ वही ऐसा कह रहे हैं। हालांकि उनमें से कुछ गुंडों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। वे सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और लोगों को पीट रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का पुलिस सत्यापन होना चाहिए ताकि कांवड़ यात्रा की पवित्रता बनी रहे। ऐसा तो कोई आतंकवादी घोषित नहीं कर रहा है कांवड़ियों को। पता नहीं कहां से योगी आदित्यनाथ जी को लग रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि जरा सा भी
गाड़ी छू भी दे रही है, कार छू दे रही है, और ऑटो या दो पहिया उसको तोड़ डाल रहे हैं, कांवड़िए मार रहे हैं और गाड़ी के अंदर से खींच करके पूरे परिवार को पीट रहे हैं। दूसरी बात, सरकार की संपत्ति जो रेलिंग है, बैरिकेड, उसको तोड़ रहे हैं। दुकानदार को पैसा नहीं दे रहे हैं, लोगों को अनायास पीट रहे हैं। ये आस्था वाली तो नहीं हो सकती ना। कांवड़ जैसे पवित्र त्योहार या अवसर को बदनाम करने वाले लोग भी हैं इसमें। तो ऐसी परिस्थिति में साफ सुथरा रहे, पवित्रता कांवड़ की बनी रहे, पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, पता लग जाएगा कि किस बैकग्राउंड के लोग हैं। तो ये कांवड़ की पवित्रता के लिए जरूरी है कि पुलिस वेरिफिकेशन हो कि कोई आपराधिक किस्म के तो नहीं है, गुंडे तो नहीं है। जिस तरह से कृत्य हो रहा है, जिस तरह से तांडव मचा हुआ, व्यापारी आ जा नहीं रहे हैं, डरे हुए हैं, कार लेकर नहीं निकल रहे हैं कहीं छू न जाए। भाषा के मुद्दे पर भाजपा नेता निशिकांत दुबे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बीच हुए विवाद पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, निशिकांत दुबे पूरे उत्तर भारत के दुश्मन हैं। वे मुंबई में लोगों को असुरक्षित बना रहे हैं। वे सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान खींचने के लिए भाषा के मुद्दे पर अनावश्यक टिप्पणी कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। देश को जोड़ने की जरूरत है, तोड़ने की नहीं। राज ठाकरे जो कह रहे हैं वही कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। निशिकांत दुबे सारे के सारे उत्तर भारतीयों का दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी का सांसद है और ये उत्तर प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के लोगों को बंबई में असुरक्षित कर रहा है। भाषा विवाद पर अनावश्यक फालतू की टिप्पणी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की नजर में आने के लिए कर रहा है और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से असंतुलित हो गया है। देश को जोड़ने की आवश्यकता है, भाषा के नाम पर तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। विवाद का समाधान संवाद से होना चाहिए। अगर कोई भी टिप्पणी राज ठाकरे कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी उतनी ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जितनी कठोर कार्रवाई निशिकांत दुबे के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि निशिकांत दुबे देश की सर्वोच्च सदन का एक सदस्य है, सांसद है। ऐसे मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को संसद का सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए और कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे ने पूरे उत्तर भारतीयों की अस्मिता पर और सुरक्षा पर एक गंभीर खतरा खड़ा कर दिया। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर राजद नेता मनोज झा ने कहा, पीएम मोदी, आपने झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया है। आपको मणिपुर और बिहार दिखाई नहीं देगा। 15 दिनों में बिहार में हत्या की 37 घटनाएं हुई। मुजफ्फरपुर की बेटी के साथ क्या हुआ? आपने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना की तरह तथ्य खोजी टीम नहीं भेजी। जब भी बिहार में कुछ होता है आप सेलो टेप लगा देते हैं और टेलीप्रॉम्प्टर खाली हो जाता है। यही बता रहा है कि देश के प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। फर्स्ट पास द पोल सिस्टम है, क्योंकि झूठ का पहाड़ खड़ा कर लिया आपने। मणिपुर नहीं दिखता है, बिहार नहीं दिखा, कल आप आए थे। 15 दिन में 37 हत्या की घटना हुई है। मुजफ्फरपुर की बेटी के साथ क्या हुआ? फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं भेजा ना, बंगाल भेजिएगा। तेलंगाना में कुछ होगा तो फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजिएगा। अरे देश के प्रधानमंत्री का मिजाज होना चाहिए महासागर वाला। जहां कहीं लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा मामला हुआ, बलात्कार का हो, फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां जाएगी। ये क्या कि बिहार में सेलो टेप लगा लिया, टेलीप्रॉम्प्टर ब्लैंक हो गया और बंगाल जाकर के, हाँ, और वो नीला पटका भी बंगाल में उतर गया। वो भाव है, संविधानवाद है, उसको अगर यहां रखते हैं ना, यहां भी रखिए दिल में। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।